तो चलिए फिर आज जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। चैप्टर एनसीईआरटी पे बेस्ड है और एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इसमें हमने जो है कि आपको बहुत सारे अच्छी तरीके से जो है कि इसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है, बनाया है नोट्स, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, और मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही आराम से, इजीली तरीके से। ओके, एक बार दिखा देता हूँ झलक इसकी। एक क्लास में आपको इतना ही पढ़ाऊँगा क्योंकि इतना ही मैंने बनाया है। अगली क्लास में, ठीक है, अगला यानी कि इससे जो आगे का होगा वो पढ़ा दूँगा, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो कई क्लासें लग जाएंगी, ठीक है ना। और ऐसे कोशिश होगी, क्योंकि हिस्ट्री के जितने भी हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि इनको 2 से 3 क्लासों में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में ही बसा हुआ है। ओके, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसलिए इसको सब नाम दिया गया है। चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया ऐसा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पक्की और कच्ची ईंटें मिल जाती हैं जो इमारत बनाने में उपयोग की गई हैं। मनके जो मैंने आपको दिखाए थे कल की, मनके जो मोती हैं सुंदर सुंदर, वो बनाए गए हैं, मिले हैं बहुत जगह से। अस्थियाँ यानी अस्थियों का मतलब है बेटा यहाँ पे विभिन्न जानवरों के और मनुष्यों की अस्थियाँ मिली हैं, अस्थि पंजर मिले हैं, समाधान भी मिले हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, और नोट्स समझने के लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स भी साथ साथ पढ़ते चलें और मेरी बात को भी सुनते चलें। आइए, तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता है क्या, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की पहली सभ्यता है जिसमें नगरीकरण के अवशेष मिलते हैं। देखिए ये शब्द सुनिए ध्यान से, नगरीकरण के अवशेष। नगरीकरण के अवशेष का मतलब है कि वो ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर नगर नियोजन था, यानी नगर बसाया गया था एक तरीके से। चौड़ी गलियाँ थी, व्यवस्थित सड़कें थी, व्यवस्थित नालियाँ थी, सब कुछ जो है कि एक जो आज के शहर में मिलता है बिल्कुल वैसा ही था। इसका समय काल वर्तमान से 4620 वर्ष से लेकर 3920 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, और यह एक ऐसी सभ्यता है जो पूर्ण रूप से नियोजित है। नियोजन का मतलब होता है बेटा प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करके बसाया गया था ये शहर। समझ में आई बात। और केस स्टडी भी करेंगे मोहनजोदड़ो की। अभी तो हम पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी एक शहर को लेकर उसके बारे में सब कुछ जानना। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता को कई चरणों में बांटा गया है। ऐसा देखा गया है कि यह सभ्यता अस्तित्व में आने से पहले इस क्षेत्र में कई बस्तियां अस्तित्व में थीं। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भी क्षेत्र में बस्तियों का बसना प्रारंभ रहा, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा सा यहाँ पे, कि इस क्षेत्र की बात हो रही है कि इस क्षेत्र में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में ये तो हड़प्पा सभ्यता के समय की बस्तियाँ हैं, नगर हैं। तो इस क्षेत्र में जो पहले भी बस्तियां थी, ये कहने का मतलब है कि पहले भी बस्तियां थी। ये तो है ही स्थान और नगर जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिलते हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पहले भी बस्तियां थी, लोग रहते थे। ओके, तो वही बात की जा रही है। और हाँ, एक चीज़ और अब बता दूं आपको कि जो देखिए इसमें मैंने समाहित किया है सब कुछ। एक तो एनसीईआरटी, दूसरा गूगल भी है। गूगल मतलब गूगल पे सर्च करके सब कुछ किया गया है। जैसे नवीनतम खोजों से पता चलता है कि राखीगढ़ी जैसे हड़प्पाई नगरों की खुदाई में कुछ रोचक तथ्य निकल कर सामने आए हैं। और वो क्या है? वो ये है कि सभ्यता लगभग आज से 8000 से 9000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। डीएनए टेस्ट करके और जो भी कार्बन डेटिंग के द्वारा जो इसकी उम्र निकल के सामने आई है राखीगढ़ी की, वो पता चली है कि हमें 8500 वर्ष पहले की है, ठीक है ना। तो ये बस एक भूमिका थी। आइए अब विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ। तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के साक्ष्य, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास हमें मिलता है आज, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, वो गढ़ा किस पे गया है, किन साक्ष्यों के आधार पे इतिहास लिखा गया है। तो देखिए आज जो यहाँ पे इतिहास बना है वो इन वस्तुओं के आधार पे बना है। जैसे ईंटें मिली हैं, मनके मिले हैं, अस्थियाँ मिली हैं, आवास यानी जो घर मिले हैं उनके, ठीक है। मृदभांड का मतलब है कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है।
मृण मूर्तियाँ और खिलौने। मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, और मिट्टी के ही खिलौने भी मिले हैं। इन सब के डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। आभूषण, औजार, मुहरें, वनस्पति और समाधान। बेटा समाधान का मतलब होता है जो कब्र होती है ना, उसको समाधान कहा जाता है। तो इन सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, स्रोत हैं एक तरह से। मतलब हड़प्पा सभ्यता के ये क्या है, सारे स्रोत हैं जिनसे हमें विस्तार से जानकारी मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ पता चल जाता है, इन वस्तुओं से तो हमें बस ये पता चल पाता है कि वो क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे रहते थे, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है ना। 100% अगर हमें सही सही घटना की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ की लिपि भाषा तो पता चलती है, लेकिन भाषा को अब तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। दो यहाँ पे भी पॉइंट हैं, अनाज के दाने और जंतुओं के अवशेष। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की इस अध्याय को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि अध्याय में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपको मुझे समझाने हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को पहले हम समझेंगे, और जब वो शब्द आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैंने ऐसे कुछ शब्द लिख लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पुरातत्व विज्ञानी, फिर उसके बाद है पुरातत्वविद, फिर है पुरावस्तुएं। ठीक है, उसके बाद है संस्कृति शब्द, और फिर इसके बाद है पूरा वनस्पतिज्ञ। इसमें छोटू की मात्रा लगानी थी, गलती से रह गई जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं, अगली बार सुधार दूंगा इसे मैं। ठीक है, पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा पूरा जीव पुरातत्वविद। ओके, तो ये सब क्या है, आइए इनके बारे में जरा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बेटा, पूरा का मतलब होता है प्राचीन। पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पर पुरातत्व विज्ञानी का मतलब होता है, पुरातत्व विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरा वस्तुओं का मतलब है प्राचीन वस्तुओं के विश्लेषण के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, उसे ही पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ओके, यानी इस ब्रांच में ना हम पता लगाते हैं प्राचीन वस्तुओं के द्वारा इतिहास का। ओके, इसमें अन्वेषण किया जाता है, यानी कि खोज की जाती है। पुरातत्वविद कौन होते हैं जी, तो ये जो विज्ञान है पुरातत्व विज्ञान, इसी का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो विद्वान जो पूरा वस्तुओं की खोज तथा पूरा वस्तुओं का अध्ययन करके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। ओके, और एक बात बता दूं दोस्तों कि मैंने वीडियो भी डालूंगा बेटा, वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपको जब मैं पढ़ा लेता हूँ यहाँ पे तो वहाँ पर आप जो है समझ भी पाएँ। ठीक है, दोबारा से देख कर रिविज़न कर पाएँ। ओके, तो पूरा वस्तुएँ, अब पूरा वस्तुएँ क्या है, पूरा मतलब समझी गया, प्राचीन, वस्तुएँ मतलब वस्तुएँ। तो वे वस्तुएं जो प्राचीन सभ्यताओं की खोज के दौरान खुदाई में प्राप्त हुई हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं पुरावस्तुएं। ओके, इसके बाद बात करते हैं संस्कृति की। संस्कृति क्या है, तो आप सभी जानते हैं, लोग जो रहते हैं आज भी, देखिए आज भी हमारी जो संस्कृति है क्या, यानी रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बात विचार, व्यवहार, दूसरों के साथ संबंध, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान की बात हो रही है बेटा। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में इसका संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी एक ही प्रकार के होते हैं लगभग, और सामान्य रूप से एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र। विशिष्ट शैली का मतलब है कि कुछ ना कुछ एक जैसा होगा उन वस्तुओं में। ठीक है ना, जैसे मृदभांड हैं, सारे मिट्टी के बर्तन हैं, तो एक तरह के बने होंगे। ठीक है, एक ही स्टाइल में। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड में भी पाए जाते हैं। कालखंड का मतलब है कि एक ही समय में, जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो आज से ईसा 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा के बीच में जो वस्तुएं मिलेंगी उस क्षेत्र में, उसे हड़प्पा सभ्यता के दौरान कालखंड में माना जाएगा, है ना। अब बात करेंगे पूरा वनस्पतिज्ञ की, कि भाई पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं। पूरा वनस्पति मतलब प्राचीन वनस्पति, और ज्ञ लग गया इसका मतलब विशेषज्ञ। तो वैज्ञानिक जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, और ये प्राचीन वनस्पति के विभिन्न पेड़ पौधों की खोज करते हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों, पुरातत्वविद जो प्राचीन जीव जंतुओं की प्रजाति का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्व अध्ययन करते हैं, उन्हें अन्वेषण के द्वारा पता लगाते हैं कि उनको जीव पुरातत्व जीव प्रणाली पूरा। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक मिनट जरा फिक्स कर लेते हैं।
ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो वो मैं कोई सामान रख रहा था, इधर उधर गिर रहा था कुछ। तो पूरा वनस्पतिज्ञ, ठीक है ना, ऐसे वैज्ञानिक जो प्राचीन वनस्पति पेड़ पौधों का पता लगाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, यानी कि प्राचीन पेड़ पौधों के वैज्ञानिक, पता लगाने वाले वैज्ञानिक। उसके बाद बात करते हैं पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविद की। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे, जैसे यहाँ पे वनस्पतिज्ञ हैं, ये प्राणी विज्ञानी वाले हैं, तो वे पुरातत्वविद जो प्राचीन जीव जंतुओं की प्रजाति का अध्ययन करते हैं और अन्वेषण के द्वारा उनका पता लगाते हैं, उनको जीव पुरातत्वविद या फिर जीव प्राणी विज्ञानी कहा जाता है। तो ये सब तो कुछ ऐसे शब्द थे, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में उपयोग हुए हैं। पहले ही बता दूं कि मैंने उतने ही अभी तक इसमें शब्द डाले हैं बेटा जितना मैंने पढ़ के बनाया, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि आगे और भी आएंगे, तो जो शब्द आगे आएंगे आपको मैं कल जो है दूंगा, तो कल आराम से आप पढ़िएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप NCERT की बुक को खुद भी एक बार पढ़ें, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ोगे, 2-3 क्लास में भी पढ़ लोगे अपने आप, तो काफ़ी आपको प्रॉफिट होगा उस चीज़ का, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे अब चलते हैं। तो अब बात करेंगे कि सभ्यता काल का निर्धारण कैसे हुआ, यानी किस समय जो है कि इसको बताया गया कि हाँ भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक है ये। तो देखिए NCERT पुस्तक के अनुसार तो जो सभ्यता का समय काल है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। यहाँ पे 1920 लिख दिया है, 1900 ईसा लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसे मैं सुधार लूँगा, 1900 ईसा मानिएगा। वर्तमान समय के अनुसार अगर बात करें तो आज से लगभग, ठीक है ना, ये तो ईसा पूर्व का है बेटा, मैंने समझाया था ईसा पूर्व और वर्तमान से क्या फ़र्क है, तो मैंने ये भी लिख दिया है कि वर्तमान से अगर आज से बात करोगे, आज के दिन से, तो लगभग यानी 2020 से अगर हम बात करें तो 4600 वर्ष से लेकर लगभग 3900 वर्ष पहले तक ये सभ्यता अस्तित्व में थी, यहाँ पर लोग निवास करते थे, ओके। और नवीनतम खोजों से पता चला है, अब मैंने यहाँ थोड़ी जानकारी अलग से डाली है जो NCERT में नहीं है। तो नवीनतम खोजों और अन्वेषणों से ये पता चलता है कि भारतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो राखी गढ़ी जो जानते हो ना आप, हरियाणा में है, कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन नगर है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि राखी गढ़ी के किसानों का जो DNA है वो किसी से भी मैच नहीं करता है। किसी से का मैच का मतलब यह है बेटा कि जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पे पता चला है कि जो आर्यन थे ना, कहा जाता है कि आर्य लोग सबसे पहले एशिया में आए थे, मध्य एशिया से यहाँ पर दक्षिण एशिया में आए। दक्षिण एशिया मतलब भारत पाकिस्तान, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश, ये दक्षिण एशिया कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जब वो आए तो ये कहा गया कि आर्यन से हम लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन राखी गढ़ी के साक्ष्य और जो वहाँ पे कंकाल मिले हैं उनके DNA से पता चलता है कि उनका, क्योंकि DNA मिल नहीं रहा है उन लोगों से, आर्यन से, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग ओरिजिनल थे और यहाँ के लोगों से जो है कि दूर के, यानी कि बाद के जो लोग हैं मध्य एशिया में और दक्षिण एशिया में, उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नवीनतम खोज है, अभी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2019 सितंबर 2019 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, बताऊँगा आगे क्या है ये, ASI की, उसमें बताया गया है, ठीक है ना, कि पुरातत्वविद के अनुसार राखी गढ़ी का समय काल आज से लगभग 8500 वर्ष पहले का है। इसका तात्पर्य ये है कि 6500 ईसा पूर्व का, कब का भाई, 6500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हो ना, आज से 8500 वर्ष पहले, क्योंकि 2000 वर्ष तो इधर चले ही जाएंगे हमारे। तो अन्वेषण इस बात की ओर इशारा करती है कि एशिया में आर्य नहीं आए थे, बल्कि यहीं के लोग मध्य एशिया में फैले थे, ओके। ये नवीनतम जो खोज है 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। अब दोस्तों बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का वर्णन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे कैसे है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को ना 3 भागों में बांटा गया है, यानी जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमने समय काल को लगभग 3 भागों में बांट लिया है। एक तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ये तब की बात हो रही है जब एकाध तो नहीं, बहुत सारी वहाँ बस्तियाँ थी, लेकिन छोटी छोटी बस्तियाँ थी, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ऐसा देखने में आया है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले इस क्षेत्र में कई प्रकार की बस्तियाँ अस्तित्व में थीं और इन बस्तियों को ही आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। यानी इन बस्तियों के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम बोलेंगे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, यानी शुरू में जब इतना विकास नहीं हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और जो शब्द आता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता,
विकसित हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं बेटा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता में आता है। और जो ये वाला ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की हमने बात की तो ये आपका आता है 2600 ईसा पूर्व से पहले के समय में। कब? 2600 ईसा पूर्व से पहले के समय का, ठीक है ना। तो इससे जो पहले था वो समय था आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का, और 2600 ईसा से बाद का 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का है विकसित हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र समय काल, ठीक है। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता है जिसमें इस सभ्यता का विकास अपने चरम पर था, जिसमें नियोजन मुख्य विशेषता थी। नियोजन मुख्य विशेषता समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि प्लानिंग की जाती थी, शहर बसाने से पहले अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाती थी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान से देखें और सुने कि किस प्रकार से जो है कि वैज्ञानिक या पुरातत्वविद इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। 3 भागों में बांट दिया हमने, ठीक है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इसमें नियोजन मुख्य विशेषता थी और नियोजन के द्वारा ही वास्तुकला और शहरीकरण विकसित हुआ, ठीक है। तो नियोजन के द्वारा ही वास्तुकला और शहरीकरण का विकास हुआ यहाँ पे। फिर बात करते हैं पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की। इसका मतलब ये है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो गया 1900 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसके बाद भी वहाँ बस्तियाँ रहीं। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये मत सोचिएगा कि 1900, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि 1900 ईसा पूर्व में, ईसा मैं लिखता नहीं हूँ, बार बार पूर्व लिख देता हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो 1900 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व में, इसके बाद ये मत सोचेगा तुरंत यहाँ बस्तियाँ बस गई, नहीं। 1900 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास के समय में, या फिर यूँ समझ लीजिए 500 वर्ष के दौरान, ठीक है ना, वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है किसी चीज़ का। यानी जो भी वस्तु प्राप्त हुई है उनसे कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि मतलब वो उनका काल क्रम ऐसा नहीं है कि ये बताया जा सके कि 1900 के बाद ये 1500 ईसा पूर्व तक वहाँ कोई वस्तुएं मिलती हैं खास तौर से, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है बेटा कि वहाँ क्रम भंग था। क्रम भंग का मतलब समझते हो? क्रम भंग का मतलब होता है कि वहाँ पे 500 वर्षों तक कोई बसा ही नहीं। उसके बाद जब वो जो बस्तियाँ हैं तुप गई मिट्टी में, कीचड़ में, पानी में, उसके बाद वहाँ दोबारा से लोग जाकर बसने शुरू हुए, ठीक है। तो उसे क्रम भंग कहते हैं। और उन लोगों को जो दोबारा से 500 वर्ष बाद या 600 वर्ष बाद वहाँ जाके बसने लग गए, उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई सभ्यता भी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मिट्टी के नीचे दफन हो गया था। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद जो लोग जाके बसे सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो बस्तियाँ बसी उन्हीं को कहा जाता है पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यानी इसी क्षेत्र में, जब देखिए यहाँ पे हम आ गए, इसी क्षेत्र में ये हड़प्पा सभ्यता के बाद जैसे मोहनजोदड़ो हो गया ना, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट शहर है बेटा मोहन, क्योंकि ये बिल्कुल सही अवस्था में आज। और फिर हड़प्पा हो गई जो सबसे पहले खोजी गई थी, कोट दीजी, बालाकोट, आमरी, चाहुंदड़ो, धौलावीरा गुजरात में, नागेश्वर गुजरात के तट पर, रंगपुर लोथल बंदरगाह था, ठीक है। ये सब कालीबंगन और बनावली, यहाँ से जो हमें क्या मिलते हैं अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर क्रैक हो जाएगा सारा। देखिए, ठीक है। तो हमने 3 भागों में बांट दिया हड़प्पा सभ्यता को, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था का मतलब है कि पैसा कमाने के लिए, जैसे देखिए आज के टाइम में हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है बेटा। पैसा कमाने का मुख्य अर्थ क्या है, यानी कि पैसा हम किस लिए कमाते हैं? पैसे हम कमाते हैं अपने खाने पीने और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बिताने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वो अपने आर्थिक निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो वो जो गतिविधि करते थे वो आएगी आर्थिक गतिविधि में, यानी कि आर्थिक व्यवस्था में आएगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम उससे पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, और इसके साथ ही वो लोग व्यापार भी करते थे। कहाँ से? सुदूर क्षेत्रों से व्यापार करते थे। इसका मतलब क्या है? सुदूर क्षेत्रों का मतलब ये है कि बहुत दूर के क्षेत्रों से। और बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, पहले बता रहा हूँ, आपने पिछली क्लास में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था ना,
और मैं आपको बोलता था कि मेसोपोटामिया वाले व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता से, तब आपको पता नहीं चलता होगा कि हड़प्पा क्या करते रहते हैं सर। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारे देश की प्राचीन काल की सभ्यता थी, यहाँ से मेसोपोटामिया वाले व्यापार करते थे। बताओ, मेसोपोटामिया में, ओमान में, ना जाने कहाँ कहाँ व्यापार होता था, उसकी चर्चा हम आगे चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अभी आर्थिक गतिविधि की बात करते हैं, यानी कि मुख्य गतिविधि जो थी क्या, कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि यानी खेती और पशुओं को पाला जाता था, यही मुख्य गतिविधि थी। तो कृषि और पशुपालन को आइए समझते हैं। तो पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार, अब ये कहाँ चला गया, अब ये लिख नहीं रहे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ पे। चलिए अपने आप अभी आ जाएगा ये। तो पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार, एक मिनट नीचे देखता हूँ क्या पता यहाँ चल जाए। अब ये नाटक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हमने कर लिया ना। तो पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार, मेरे ख्याल से एरो आपको दिख रहा होगा, तो एरो से बेटा समझ लेना। पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार हड़प्पा स्थलों से अनाज के दानों में गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, तिल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि इन अनाजों के दाने हमें प्राप्त हुए, जैसा कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, तो कृषि का ही एक अंग है ना, खेती का अंग है। तो इसके साथ ही यहाँ बाजरे और चावल के दाने के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इन फसलों की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी। ओके, हालांकि आपको बता दूं कि बाजरे, इन फसलों का मतलब मैं इन फसलों से बात कर रहा हूँ, गेहूँ, दाल, चना और तिल के बारे में। ठीक है ना, यहाँ गलती से मैंने इसे लिख दिया, इस लाइन को मुझे ऊपर लिखना था, सॉरी। तो बाजरे और चावल के दाने कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। गुजरात के ये जो दो नगर हैं, रंगपुर और लोथल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। अच्छा, यहाँ चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है। ये देखिए, यहाँ मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे नीचे देखिए, ये है रंगपुर और ये है लोथल। तो इन दो जगहों से बेटा मिले हैं साक्ष्य बाजरे के और रंगपुर चावल के। ठीक है, चावल और बाजरे के दाने यहाँ से मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में इसका व्यापार होता था, क्योंकि ये जो वैसे क्षेत्र थे जहाँ पर बंदरगाह थे। लोथल में ना बंदरगाह था, रंगपुर में तो खैर बंदरगाह नहीं था। तो रंगपुर से चावल के दाने मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ खेती होती थी चावल की, और लोथल बंदरगाह था, तो वहाँ से व्यापार भी होता होगा चावल का, है ना। तो यहाँ पे चल रहा है ये, यहाँ क्यों नहीं चल रहा भाई फिर? अच्छा जी, ये तो गलत बात है। अच्छा, चल गया, चलिए ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं। तो पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार यहाँ पे गेहूँ, चावल, दाल, ठीक है, बाजरा, सफ़ेद चना और तिल की खेती होती थी। ठीक है, चावल और बाजरे की खेती गुजरात में होती थी। पशुपालन में मुख्य रूप से भेड़, बकरी, सूअर, मवेशियों का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लो, भेड़, बकरी ये तो थे ही, अब सोचो कितने पुराने ज़माने से हमारे साथ हैं ये। उसके साथ सूअर और मवेशी मतलब जो दूसरे जानवर हो गए, जैसे गाय भैंस हो गई पालने वाली, ऐसी और भी होंगे, है ना, जो दूध देते होंगे। पालतू पशु भोजन के साथ साथ दूध और पोषक तत्वों के भी अच्छे स्रोत थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ जंगली जानवरों के अवशेष भी प्राप्त हुए। कौन कौन से? वराह मतलब होता है बेटा जंगली सूअर, ठीक है, और हिरण, और उसके बाद घड़ियाल। लेकिन देखो इसके बारे में विस्तार से नहीं मिलता है विवरण कोई, या फिर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे पता चले कि इनका शिकार ये खुद करते थे या फिर कोई और समूह था जो इनको शिकार करके देता था और ये उनको बदले में अनाज देते थे। ऐसे कोई साक्ष्य अभी तक तो प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो ये शिकारी जो जानवर हैं या फिर शिकारी जो जंतु हैं, ये सब जो हैं उस समय अस्तित्व में थे, क्योंकि इनकी हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब जानवर भी उपलब्ध थे उस समय। अब इनका शिकार ये खुद करते थे या कोई शिकारी समूह इनको देता था, ये नहीं पता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी की। अब कृषि प्रौद्योगिकी क्या है बच्चे? कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब ये है कि खेती में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, किस प्रकार से खेती की जाती थी, ये हम कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कृषि के तरीकों के बारे में तो कुछ पता चलता नहीं है। अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ कि कुछ पता चलता नहीं है, हमें कुछ ना ऐसा इम्पोर्टेंट या कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि कृषि इस तरीके से होती थी। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे
क्या पता चला है कि मोहरों पे जो चिन्ह मिले ना, जो मैं कल बात कर रहा था कि मोहरों पे हमें ऐसे ऐसे लाइनें मिली हैं 2-3, ठीक है, ऐसे ऐसे 2-3 इस तरफ हैं और 2-3 इस तरफ हैं, ठीक है। तो मोहरों पे जो लाइनें मिली हैं वो क्या दिखाती हैं? वो हमें यही शो करती हैं कि वो जुते हुए खेतों की संरचना है बेटा। क्या है वो? जुते हुए खेतों की संरचना है, ठीक है। तो और इसके सबूत भी मिले हैं कि हरियाणा के बनावली और राजस्थान के कालीबंगन नामक स्थान से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, और इसी से हमें ये सिद्ध हो जाता है कि जो मोहरों पे ये चित्र बने हुए हैं वो खेती के ही हैं, ठीक है, कृषि यानी जुते हुए खेत के हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से इन दोनों जगहों से जो हमें खेत मिले हैं वहाँ पे कुछ विशेषता भी है कि ये खेत ना, ये जो जुते हुए खेतों की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे ऐसे। तो इससे ये समझ में आया है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। एक साथ कितनी फसलें उगाई जाती थी? 2, एक इस लाइन में, ठीक है, और एक इस वाली लाइन में। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि एक साथ जुते हुए खेतों में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि जो रेखाएं हैं खेत की, जुते हुए खेतों की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को बेटा समकोण पे काटती हैं। कहाँ काटती हैं? ऐसे समकोण पे। समकोण जानते हो ना, 90 डिग्री। तो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं जुते हुए खेतों की रेखाएं। ओके, तो फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थे यानी कौन से औजारों को इस्तेमाल करते थे? तो फसलों की कटाई का उपयोग करने के जो प्रयोग औजार लाते थे वो मुख्य रूप से लकड़ी के हत्थे में होते थे। लकड़ी के हत्थे लगे होते थे और धातु का उनका अंतिम सिरा होता था, ठीक है। कटाई वाला जो सिरा है वो धातु का होता था। अब उस समय कौन सी धातु थी? तो उस समय आपको बता दूं कि तांबा, ठीक है, उस समय तांबा अस्तित्व में था और तांबा के द्वारा ही जो है कि औजार बनाए जाते थे और उसमें लकड़ी के हत्थे लगाए जाते थे। और इसी तांबे के औजार के द्वारा खेती में जो भी फसल होती थी उसकी कटाई की जाती थी। संभवतः यही औजार उपलब्ध हैं, क्योंकि इनकी कुल्हाड़ियाँ भी मिलती हैं, हैंड एक्स भी मिलते हैं और साथ में जो है कि कुछ फलक भी मिलते हैं जो हाथ में होल्ड करके काटे जा सकते हैं फसलों को, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, क्योंकि इतनी नोट्स बनाई है और काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने, पहले बता रहा हूँ। तो वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप दोबारा देखना चाहो तो बेटा दोबारा देख लेना, अच्छी तरह समझ लेना। आज मैं फ़ोटो इसमें पिक्स कम डाल पाया हूँ, जल्दीबाजी में नहीं डाल पाया, समय नहीं था, लेकिन कल आपको बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा फ़ोटो के साथ। बिल्कुल वर्चुअल जो क्लास होती है उसका मज़ा अलग ही आएगा आपको, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपने फिर भी पढ़ लिया, ये नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको, अभी व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहीं से इसको, ठीक है, अपना वो कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब जाने का समय हो गया है, कल मिलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से जो है कि जितना पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और ये चैप्टर बेटा खत्म होने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ। देखिए नोट्स में मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, साथ में एक क्लास एनसीईआरटी की बुक पे भी रखूँगा। क्यों? क्योंकि साइड साइड में जो लिखा होता है, स्रोत जो उसके होते हैं, उन स्रोतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल में पढ़ाया ना पहला चैप्टर, हर एक पॉइंट हमने पढ़ा साइड साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, ठीक वैसे ही स्रोतों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हिस्ट्री में है, इतिहास में है। तो स्रोत के ऊपर जो है कि मैं एक वो लेके आऊँगा वीडियो, मतलब एक जो है ऑनलाइन क्लास उस पर भी लगेगी। और खैर इस पर तो आपकी ये क्लास हो ही रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा से।